Hello guys, so in today's class we are going to learn matrix word problems. वर्ड प्रॉब्लम्स मेट्रिसेस के ये हैं कि नॉर्मली आप समझ लें कि 80% आपका ये P2 का पार्ट होता है, ठीक है। और रेयरली यू गेट टेस्टेड इन P1। तो मैं आपको दोनों कैटेगरी P1 एंड P2 क्वेश्चंस दोनों तरीके से आपको करवा दूंगी, ठीक है। सो दैट यू गेट आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस P1 में, किस तरह के क्वेश्चंस P2 में है। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये एक P1 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज जून 2018 P1 क्वेश्चन नंबर 15। मेट्रिसेस का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वेल। इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू आर एबल टू इंटरप्रेट के एग्जामिनर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या स्टोरी बता रहा है उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। आप जितना अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं देता इसके अंदर, या एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं देता। अलोंग विद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एग्जामिनर आपसे उन जो आपका प्रोडक्ट आ रहा होता है या जो भी आपके पास वो करवा रहा होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके फिर वो रिजल्ट्स का रीजन भी मांगता है। कि जैसे आप देख सकते हैं इसका पार्ट बी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योर आंसर टू पार्ट ए। अब आपने ये जो पार्ट ए में वर्कआउट किया है उसका आंसर जो आएगा उसकी आपसे इंटरप्रिटेशन एग्जामिनर पार्ट बी में मांग रहा है। तो एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग इसमें आती है ज्यादातर। और रीजनिंग आप देना कैसे सीखेंगे कि आपने कितना अच्छा क्वेश्चन पढ़ा है, कितना अच्छा क्वेश्चन समझा है, सही है। तो उसमें समझने वाली बात होती है, इतने मुश्किल नहीं होते। यू सिंपली हैव टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस और वो सब यू गेट अ होल्ड ऑफ द क्वेश्चन कि इसमें ये स्टोरी चल रही है, सही है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग 2 weeks अ शॉपकीपर रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ 2 different टाइप्स ऑफ टी ही सेल। देखो, 2 हफ्तों के दरमियान अ शॉपकीपर रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ 2 different types of tea he sells and the profit that he makes from them। सही है, बात समझ आई। अब ये जो रिकॉर्ड, जो डेटा आ रहा है वीक 1 और वीक 2 का, ये क्या डेटा क्या शो कर रहा है। उसने नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ 2 different टाइप्स ऑफ टी बेचे हैं, ठीक है। जैसे टाइप ए टी एक टाइप है, टाइप बी टी इज द अदर टाइप। ये 2 टाइप्स ऑफ टी उसने पहले वीक में बेची हैं। टाइप ए टी के उसने 30 पैकेट्स सेल किए हैं और उन 30 पैकेट्स पर उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है $1.20 ऑन ईच पैकेट। बात समझ आई। इस तरह टाइप बी में, टाइप बी टी 20 पैकेट्स आर सोल्ड, प्रॉफिट ऑफ $2 इज मेड ऑन ईच पैकेट ऑफ टाइप बी टी। वीक 2 में इसी तरह से टाइप ए टी पर उसको लॉस हुआ है, उसने 40 पैकेट्स बेचे तो उस पर उसको लॉस हुआ है $0.50 ऑन ईच पैकेट। टाइप बी टी वीक 2 में 30 पैकेट्स बेचे। देखो, वीक 1 में टाइप बी 20 पैकेट्स थे, वीक 2 में टाइप बी 30 पैकेट्स बेचे, जिसका प्रॉफिट $3 हुआ ऑन ईच पैकेट। तो ये आपको डेटा समझ आ गया कि उसने जो 2 different टाइप्स ऑफ टी बेची हैं उस पे उसने कितने पैकेट्स बेचे और कितना प्रॉफिट कमाया हर पैकेट पर, ठीक है। अब आपको दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज मेट्रिसेस। आपके सामने नजर आ रहा है आपको 30-20। 30-20 क्या है? ये आपके पैकेट सोल्ड हैं वीक 1 में। ये जो वीक 1 में आपके पैकेट सोल्ड हुए हैं ये वो बता रहा है, नंबर ऑफ पैकेट्स बेसिकली, ठीक है। इसी तरह आप 40-30 आप देख सकते हो, ये वीक 2 के नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, सही है। 1.22 ये क्या शो कर रहा है? ये आपको वीक 1 की बता रहा है कि प्रॉफिट हर पैकेट पर कितना हो रहा है। और सिमिलरली वीक 2 में ये -0.5 इसलिए बिकॉज देयर इज अ लॉस, सही है। लॉस हुआ हुआ है तो माइनस में आता है लॉस। एंड दिस ऑल्सो शोज द प्रॉफिट दैट इज अर्नड ऑन ईच टाइप ऑफ पैकेट ऑफ द टी दैट इज सोल्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पार्ट ए में क्या निकालना है, आपको वर्कआउट करना है। इसको 30-20 को मल्टीप्लाई किया है 1.2 और 2 से और फिर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो आ जाओ पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है। पहले आप एक दफा खुद से सवाल रीड कर लें और सवाल को समझें ताकि जब आप डिफरेंस निकालें तो आपको एक्सप्लेनेशन सही से आए। सो लेट्स वर्क आउट पार्ट ए।
देखो अब पार्ट ए में हमारे पास मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज यू कैन सी के दीज आर द टू मैट्रिसेस। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 1/2 और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज 2/1। सो 2 and 2 सेम, इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करके 1/1 का मैट्रिक्स आएगा। एंड सिमिलरली जैसा ये वाला ऑर्डर है 1/1, वही इन दोनों का भी ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1/1 का। ठीक है, तो आज जो मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 1.2। ठीक है, एक मैट्रिक्स ओपन कर लेते हैं। 30 टाइम्स 1.2 और फिर इसमें प्लस करते हैं 20 टाइम्स 2। तो ये 1/1 का मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। और फिर माइनस इसी तरह से 40 टाइम्स -0.5 प्लस 30 टाइम्स 3, and we have to simply do it without calculator and we can do it also। देखो 3 टाइम्स 12 क्या होता है? 3 टाइम्स 12 होता है 36। ठीक है, 3 टाइम्स 12 इज 36 और बिकॉज दिस इज 30 तो आपने 360 बना दिया, एक जीरो यहाँ पर ऐड कर दिया। पॉइंट के बाद देखो एक नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने पॉइंट की प्लेसमेंट करी कि इन सच अ वे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक नंबर हो। ये P1 की मल्टीप्लिकेशन समझ आई? यहाँ पर आपने सम नहीं बनाना है इस तरह से। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठकर सम बना रहे होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। ट्रिक क्या है? सिंपली आपने डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक करवाई है कि मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि जैसे डेसिमल है ही नहीं। तो 1.2 का आपने 12 समझा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 36। देन इन द एंड यू ऐड अ जीरो, इट बिकेम 360। एंड देन इन द एंड वंस यू गेट द रिजल्ट, देन यू पुट द डेसिमल इन सच अ वे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद देखो एक नंबर है। तो पॉइंट आप अब यहाँ 3 के बाद नहीं लगा सकते, आप 3 से पहले भी नहीं लगा सकते, बिकॉज 3 से पहले लगाओगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर हो जाएंगे। अगर आप 3 के बाद लगाओगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हो जाएंगे। आपको पॉइंट के बाद एक नंबर चाहिए, जैसे यहाँ पर है। तो आपने पॉइंट इधर लगाया 36 के बाद। अब सुनो, 36.0 इज द सेम एज 36, सो आई एम इरेजिंग दिस जीरो। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस जीरो फ्रॉम हियर। ठीक है, सो 36 प्लस and this is 20 times 2, this is 40 minus, अब देखो 40 टाइम्स 0.5 कैसे करेंगे? 40 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, या ये कर लो 4 मल्टीप्लाई बाय 5। बताओ, आसान नहीं है? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 20। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, और फिर ये वाले जीरो की वजह से यहाँ पर ये बन गया 200। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर आपने 20 के बाद पॉइंट लगाया, तो 0.0 मतलब आप इसको सिंपली लिख सकते हो 20। ठीक है, दिस बिकेम 20 एंड दिस वुड बी -20 बाय द वे, बिकॉज यहाँ पे माइनस है ना। ठीक है, एंड देन प्लस 30 टाइम्स 3 वुड बी 90। ठीक है, बात समझ आई? और ये पूरी चीज एक मैट्रिक्स में होगी, ब्रैकेट में होगी। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 प्लस 40 वुड बी 76, माइनस -20 प्लस 90 70। सो ये मेरे पास आ रहा है 6। समझ आ रहा है? सो वंस यू गेट 6, ये बेटे आपका वर्कआउट हो गया, मतलब एज इन कि आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपके पास ये डिफरेंस आ गया बेसिकली। अब आप देख सकते हो कि पार्ट बी में उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है कि ये जो आंसर आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि डिफरेंस शो कर रहा है किस चीज का। आप देख सकते हैं कि 30-20 वर द नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड इन वीक 1 एंड 1.2 एंड 2 was basically the profit that is earned on each packet। ठीक है, तो अब वीक 1 का हमें टोटल प्रॉफिट जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन बता रही है। ठीक है, रीजनिंग सुनो। वीक 1 का जो टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ है वो या टोटल अर्निंग्स है, वो आपकी ये मल्टीप्लिकेशन बता रही है जो मैंने रेड से हाईलाइट की है। फिर डिफरेंस आप ले रहे हो वीक 2 की अर्निंग्स के साथ, यानी कि बेसिकली अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ दैट एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी? इट रिप्रेजेंट्स, जो डिफरेंस आया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
It represents the difference in total. It represents the difference in total profit earned during week 1 and week 2. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, बट फर्स्ट आई वांट यू टू प्लीज कॉपी दिस. Okay, let's do another question. Now, this is a P2 word problem. A bakery produces 3 different types of bread. White bread, W, wholemeal bread, M से represent किया हुआ है. Multigrain bread is represented by G. देखो 3 different types of bread क्या क्या है, सही से सवाल को समझना है ताकि रीजनिंग आपको सही से आए. देखो A2 में उसने दोबारा से आपसे रीजनिंग मांगी है, तो रीजनिंग आपको जब भी समझ आएगी जब आप सवाल को सही से समझोगे कि डेटा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. ठीक है, और ये हर दफ़ा मतलब ये रिपीटेड है. आप जब अपने पास्ट पेपर्स खोलोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भरे में मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं. तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल. अच्छा, अब इसमें आपको बोला हुआ है दैट 3 टाइप्स ऑफ ब्रेड बनाई जा रही हैं एक बेकरी में, एंड डिलीवरी जो हो रही है उन 3 टाइप्स ऑफ ब्रेड की वो 2 डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स पर हो रही है. ठीक है, एक आउटलेट ए है और दूसरा आउटलेट बी है. Outlet A receives 60 loaves of W, that's white bread, 50 loaves of wholemeal bread, and 30 loaves of multigrain bread. Outlet B receives 40 loaves of white bread, 70 loaves of wholemeal bread, and 20 loaves of multigrain bread. The cost of 1 loaf ऑफ WM&G. अब ये आपको 1 लोफ की कॉस्ट दी हुई है, यानी कि 3 डिफरेंट टाइप्स की जो ब्रेड है उसकी जो एक लोफ है उसका बता दिया कि $2.10, $2.70 और $2.90. लाइक ऊपर आप देख सकते हो कि आउटलेट ए की क्वांटिटी बता दी है हर टाइप ऑफ ब्रेड की. आउटलेट बी में क्वांटिटी हर टाइप ऑफ ब्रेड की कितनी पहुंच रही है वो बता दी डिलीवरी. ठीक है, अब आपको उस एक लोफ की कॉस्ट भी बता दी है सबकी. इट इज गिवन दैट P इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर ना मिस प्रिंट है, मैं आपको यहाँ पर P का मैट्रिक्स बता रही हूँ. एक मैट्रिक्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे. ठीक है, यहाँ पर जो P का मैट्रिक्स दिया हुआ है, या लेट मी राइट इट ओवर हियर. P का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60, 50, 30, 40, 70, 20. ये P का मैट्रिक्स है और Q का जो मैट्रिक्स है that is 2.1, 2.7 and 2.9. ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है P and Q का, एंड यू हैव टू इवैल्यूएट PQ. PQ का क्या मतलब है कि यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स P बाय मैट्रिक्स Q. ठीक है, अच्छा अब सुनो, ये है मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो P का मैट्रिक्स हम पहले लिखते हैं और Q के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं. तो व्हाट वी कैन डू इज डायरेक्टली, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ 60. पहले तो मैं ऑर्डर चेक करूंगी बेटे, ऑर्डर चेक करके मुझे बताओ क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस और नो. हाँ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, टाइप इन चैट. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स? क्विक मल्टीप्लाई रोज बाय कॉलम्स. हाउ मेनी रोज आर गिवन इन मैट्रिक्स 1? How many rows? No. How many rows are given? Rows are the horizontal. रोज आर दी, ये पूरी एक रो है, ये पूरी 60, 50, 30 नंबर्स नहीं काउंट करते, ये पूरी एक रो है. दिस इज रो 1. हाँ, 2 रोज हैं, 40, 70, 20. ये दूसरी रो हो गई, ये दूसरी रो है, तो 2 रोज हैं. और कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. तो ऑर्डर क्या हो गया इसका? 2/3 का ऑर्डर हो गया. पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3. अच्छा, अब दूसरे मैट्रिक्स जो क्यू मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बताओ क्या है, कितनी रोज है?
रोज कितनी है? 3। और कॉलम कितने? 1। तो ऑर्डर क्या हो गया? 3/1। तो क्या ये मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? Yes, it's possible. And what will be the resultant matrix when I multiply? See, these two numbers are same. So, what will be the resultant matrix? Yes, it's going to be 2/1. तो जो resultant matrix या जो हमारा answer matrix आएगा after we multiply PQ, it should be in the order 2, 1. ठीक है, तो आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विद दिस कॉलम। सो क्योंकि 2/1 का मैट्रिक्स है तो ब्रैकेट उसी हिसाब से बनाओ। ठीक है, 2/1 का मतलब है कि 2 रोज जितना हम ब्रैकेट खोलते हैं और 1 कॉलम। सही है, तो 2 रोज, मैं इसलिए कॉलम बड़ा भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे एडिशन भी तो शो करनी है ना। जब मैं पहली रो को मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरे कॉलम के साथ, सो व्हाट विल आई गेट? फर्स्ट 60 को 2.1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस 50 को मल्टीप्लाई बाय 2.7, प्लस देन वी हैव 30 बाय 2.9, 30 बाय 2.9। फिर अब आप नीचे दूसरी वाली रो पे आ जाइए और दूसरी रो में आपके पास 40 बाय 2.1 प्लस 70 बाय 2.7 प्लस 20 बाय 2.9। अच्छा, आप ये ब्रैकेट भी ले सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हो, एक ही बात है। अब कैलकुलेटर निकालो। कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कि आपका जो फर्स्ट रो का आंसर है वो क्या आ रहा है और सेकंड रो का आंसर क्या आ रहा है। सो दिस इज योर आंसर ऑफ PQ. And now in A2 part, the examiner says that you have to explain what the answer in part 1 represents. तो part 1 में आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो matrix P था वो हमें quantity बता रहा था दोनों outlets पर। लाइक ऊपर की जो पहली रो है ये आपको आउटलेट A की क्वांटिटी बता रही है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड की, और जो रो नंबर 2 है मैट्रिक्स P में वो हमें बता रही है क्वांटिटी ऑफ इन आउटलेट बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड। और ये जो क्यू मैट्रिक्स क्यू है, इट्स शोइंग यू द कॉस्ट ऑफ ईच लोफ ऑफ ब्रेड। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय दिस, व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग द टोटल कॉस्ट। यू आर गेटिंग द टोटल कॉस्ट A2। इट shows you PQ shows the total cost of the bread, of the different types of bread, different types of bread delivered to outlets A and B respectively. समझ आया? ये 1 मार्क की एक्सप्लेनेशन आती है एंड दिस मच एक्सप्लेनेशन इज इनफ। ओके, नाउ चाहिए, अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पर। इन अ पर्टिकुलर मंथ outlets A and B receive 27 and 25 such deliveries. अब एक पूरे महीने की बात आ गई है। ठीक है, अब ये एक पूरे महीने की बात आ गई है, यानी कि ये जो ऊपर हमारे पास जो कॉस्ट आई, ये आई थी ना, ये हमारे पास एक डिलीवरी की आई थी कि डिलीवरी एक दफा जब इस डिफरेंट दोनों आउटलेट्स पर होती है तो इतनी क्वांटिटी में डिलीवरी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो एक डिलीवरी की बात थी। अब ये पूरे महीने में ये बार बार गई होंगी ना, डिलीवरीज हुई होंगी। तो बता दिया है कि भाई आउटलेट ए पर जो टोटल डिलीवरीज हुई हैं वो 27 है, और जो आउटलेट बी है उस पे जो डिलीवरीज ऐसी हुई हैं, सच डिलीवरीज, वो 25 हैं respectively. Form two matrices. We have to form two matrices so that their product
their product का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन होता है. It will give you the product of these two matrices will give you the total cost of the bread delivered to the two outlets. Find the product. Okay, so you have to make first of all two matrices. देखो उसने पहले तो मैं बता दिया कि 27 and 25 such deliveries. अगर एक डिलीवरी की कॉस्ट इतनी है, ये 348 जो है वो आउटलेट ए की कॉस्ट है एक डिलीवरी की, और 331 जो है वो आउटलेट बी की कॉस्ट है एक डिलीवरी की. तो अगर आउटलेट ए में 27 डिलीवरीज हो रही हैं और आउटलेट बी में 25 डिलीवरीज हो रही हैं, तो बेसिकली आपको जब प्रोडक्ट निकालना है तो आप प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? आप इसको इस 27 25 वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे. अच्छा, तो आ जाओ इसका मैट्रिक्स बनाते हैं. यानी कि अगर पार्ट बी की हम बात करें तो पार्ट बी में वी हैव टू मल्टीप्लाई. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन. ओके, ना इसमें भी ना थोड़ा सा सोचो. तो आ जाओ. तो यहाँ पर अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं फॉर्म कर सकते. क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि इसका ऑर्डर ही सेम नहीं होगा. ये आपका 2/1 का मैट्रिक्स है और ये जो है वो आपका 2/1 का मैट्रिक्स है. तो ये दोनों नंबर सेम नहीं हो रहे, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल. इस तरह से आप नहीं मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते. तो अब आप क्या करेंगे? ये तो आपकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. तो पार्ट बी में आप किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं? अगर आप ऐसे लिखें 27 25, इसको रॉ फॉर्म में लिख दें और फिर 348 और 331 जो ऊपर आया है उस सेम एग्जैक्ट वही चीज. तो इसका ऑर्डर है 1/2 और दूसरे वाले का ऑर्डर है 2/1. तो अब देखो दिस टू एंड दिस टू आर सेम, तो 1/1 आंसर अब आ जाएगा ऑर्डर में. ठीक है, तो आ जाओ मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 27 मल्टीप्लाई बाय 348 प्लस 25 टाइम्स 331 एंड once we solve it we are going to get 17,671. सही है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा. और या सो वी हैव फाउंड आउट द प्रोडक्ट. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 17671. सही है, ये फाइनल आंसर हो गया. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 है. ये आपका थोड़े से, ये जो दोनों सवाल मैंने पिक किए हैं ये आपकी D4 बुक जो है मैंने उससे पिक किए हैं. अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट वही बात है कि आप जितना अच्छा समझोगे सवाल तो कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती. ठीक है, सो उसको समझते हैं. P2 के दोनों सवाल हैं D4 बुक से. द प्राइस ऑफ टिकट्स टू अ म्यूजिकल at Marina Bay Sands Theater is as follows. VIP reserve $130, A reserve $115, B reserve $90, C reserve $75. ठीक है, अब ये आपको पहली बात तो ये कि ये आपको जो प्राइस ऑफ टिकट्स दे दिए हैं, ये जो प्राइस ऑफ टिकट्स दे दिए, कोई म्यूजिकल इवेंट है एट मरीना बे सैंड्स थिएटर जिसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज जो है सीट्स जो होती है ना, डिफरेंट कैटेगरीज की जो सीट्स होती हैं, जैसे रिजर्वेशंस. आप बेसिकली सीट्स क्या, रिजर्वेशन की बात हुई हुई है. वीआईपी रिजर्वेशन है, फिर ए रिजर्व रिजर्वेशन, फिर बी सी, इस तरह कैटेगरीज है ना. ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके लिए टिकट्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं. बात समझ आई? वीआईपी रिजर्व की डेफिनेटली सबसे ज्यादा टिकट प्राइस है, फिर ए रिजर्व की उससे थोड़ी कम है, फिर बी रिजर्व की उससे थोड़ी कम है और सी रिजर्व की फिर सबसे लीस्ट है. ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी टिकट की प्राइसेस हैं. इसके बाद द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर 3 नाइटली परफॉर्मेंसेस आर एज फॉलोज. फ्राइडे ये वाली सारी कॉस्ट है वीआईपी रिजर्व. अच्छा, ये जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं, अब ये जो डेटा आपका पूरा शो हो रहा है वो आपको क्वांटिटी बता रहा है, यानी कि ये आपको नंबर ऑफ टिकट्स बता रहा है कि कितनी नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड हुई हैं फ्राइडे सैटरडे और संडे को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, डेटा समझ आ रही है बात. तो ये पहले ऊपर उसने प्राइस बता दिए हर कैटेगरी के, फिर 3 दिन बता दिए और उन 3 दिन के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज की कितनी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई हैं वो बता दी. यू हैव टू राइट डाउन 2 matrices only such that the elements of their product will give the total amount of ticket sales for the 3 nightly performances. Hence,
कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। हेंस का वर्ड क्या शो करता है? हेंस का वर्ड ये शो करता है कि ये जो ऊपर प्रोडक्ट आप लोग निकालोगे ना, दो मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके, उस प्रोडक्ट को यूज करना है टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट दैट इज कलेक्टेड फॉर 3 नाइटली परफॉर्मेंसेस। सही है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं मेट्रिसेस को फॉर्म करने, और हेंस का मतलब है कि ऊपर का जो आंसर है वो नीचे आंसर के साथ कनेक्टेड होगा, आपको यूज करना है दूसरे अमाउंट फाइंड करने के लिए। तो आ जाओ हम लोग पहले तो मैट्रिक्स बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास ऊपर दी हुई है कॉस्ट और नीचे दी हुई है क्वांटिटीज। सो लेट्स मेक द मैट्रिसेस। अच्छा, अब मैट्रिसेस भी इस तरह से बनाना है कि आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ये 130, या आपने लिख दिया 115, या आपने लिख दिया 90, फिर आपने लिख दिया 75, ये एक मैट्रिक्स, और फिर ये दूसरा मैट्रिक्स आपने ये पूरा यहाँ पर उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखें इसकी कितनी रो, इसकी वो पहले वाला मैट्रिक्स देख लो, इसकी 1 है, 1/4 का ऑर्डर है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3/4 का ऑर्डर है, तो ये सेम ही नहीं होगा फिर इस तरह। तो अगर आपने इस तरह से फॉर्मेशन करी, तो ये आपने नहीं करना, ठीक है? इस तरह से आप नहीं, आपने इस तरह से फॉर्मेशन करनी है मैट्रिसेस की कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो अगर आप इसको इस तरह से बना लो कि आपने ये वाला पूरा मैट्रिक्स उठा के लिख दिया यहाँ पर, जैसे जो इन्होंने क्वांटिटी दी हुई है ना, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की, 220, 430, 555, 355, 245, 485, 520, 310, 280, 430, 515 एंड 375। और अब आप देखें कि ये है कितनी, ये हमारे पास ऑर्डर आ रहा है 3/4 का। सही है। तो अब हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि उसकी रोज 4 होनी चाहिए, है ना? उसकी रोज कितनी होनी चाहिए बेटे? 4। तो हमारे पास ऊपर जो ये टिकट प्राइसेस हैं ये 4 ही है ना, तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, ऐसे 4/1 का मैट्रिक्स, 4/1, दैट्स 130, 115, 90 एंड 75। इस तरह से पूरा मैट्रिक्स बन गया। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ये, तो ये हो जाएगा 3/1। 3/1 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद 3/1। 3/1 का मतलब है कि आपने 3 रोज लेकर आनी है, तो 3 रोज एंड 1 कॉलम। सो आज मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो सबसे पहले आपने फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया पूरे, तो आज 220 multiply by 130 plus 430 multiply by 115 plus 555 multiply by 90 plus 355 multiply by 75. And now we are going to do the same for the second and the third row. So these are all the three answers once you have made the matrix and then found out the final answer. But this is just the product that you have found out. ठीक है, ये अभी सिर्फ product आया है। अभी आपको calculate करना है total amount collected for 3 nightly performances. So if I talk about the value that we just got, ये आपका जो ऊपर पहले रो में आंसर आया है ना, फर्स्ट रो में जो आंसर है वो क्या शो कर रहा है? देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये फर्स्ट रो में जो आंसर आ रहा है आपको क्या शो कर रहा है? ये आपकी फ्राइडे की टोटल, फ्राइडे की कॉस्ट है, ठीक है? ये फिर आपकी सैटरडे की कॉस्ट है। कॉस्ट एज इन कि आपकी कितनी आपने टिकट्स पर अर्निंग करी है। फिर जो ये थर्ड जो चीज़ है वो आपकी संडे की अर्निंग है, ठीक है? तो आपको टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुई है फ्राइडे, ये दिस इज द अर्निंग ऑफ फ्राइडे, दिस इज द अर्निंग ऑफ सैटरडे एंड दिस इज द अर्निंग ऑफ संडे। सो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, येस और नो? तो इनकी टोटल अमाउंट के लिए ना इस इन तीनों वैल्यूज को ना प्लस कर लेना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये टोटल अमाउंट आ जाएगी डॉलर्स के अंदर,
ये फाइनल जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप ये पूरा सवाल आपको समझ आया होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्या था कि बस वैल्यूज बड़ी बड़ी थी, बाकी इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सही है, इसके बाद अब हम ये वाला सवाल करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द लास्ट वर्ड प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डू। फिर मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दूंगी जो आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, सो द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ कप्स ऑफ टी, टी विद मिल्क, कॉफी एंड कॉफी विद मिल्क। नाउ आपके पास ये जो टेबल है वो आपको बता दिया है कि दिस इज द टी, टी विद मिल्क, कॉफी एंड देन कॉफी विद मिल्क, एंड दिस बेसिकली शोज द नंबर। देखो ये वर्ड यूज हुआ है, नंबर ऑफ कप्स। तो ये आपको जो है नंबर ऑफ कप्स बताए जा रहे हैं। और सोल्ड ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट आवर्स बाय 3 ड्रिंक स्टॉल्स। अब 3 ड्रिंक स्टॉल्स कौन से? एक है एल्बर्ट ड्रिंक स्टॉल, अनदर वन इज बेस्ट ड्रिंक स्टॉल, थर्ड वन इज चंद्रा ड्रिंक स्टॉल। ठीक है, ये 3 स्टॉल्स हैं और तीनों जो है ये 4 टाइप्स ऑफ टी है अलग अलग। एक होती है टी, सिर्फ टी, एक है टी विद मिल्क, एक है कॉफी, एक है कॉफी विद मिल्क। सो दे दीज 3 डिफरेंट स्टॉल्स आर सेलिंग इतने नंबर, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट आवर्स। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एल्बर्ट ड्रिंक स्टॉल जो है वो 22 कप्स ऑफ टी सोल्ड कर रहा है ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, और एल्बर्ट ड्रिंक स्टॉल 32 कप्स सेल कर रहा है, दैट इज टी विद मिल्क। 42 cups of coffee are being sold by Albert Drink Stall, and then coffee with milk के वो 28 cups sell कर रहा है। ठीक है, इस and likewise for other 2 stalls. So अब part 1 में आपको क्या बोला हुआ है? If the price is $0.90 for a cup of tea, एक कप ऑफ टी की कॉस्ट है 0.90, दूसरी कप ऑफ टी विद मिल्क की कॉस्ट है $1, देन $1.10 for a cup of coffee and 1.20 for a cup of coffee with milk. Form 2 matrices only such that the product will give the total amount of money collected by 3 different stalls from the sales of these drinks during the breakfast hours. Now, in part 1, they are saying that we have to find out the product by making 2 matrices, और matrices याद रखना ऐसे बनाने होते हैं कि उनका ऑर्डर पॉसिबल करे मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपने ऐसे ही बना लिया रैंडम जिसका ऑर्डर नहीं है सही से बना हुआ, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही नहीं आएगा, फिर मसला होगा। ठीक है, तो हमेशा फॉर्मेशन के वक्त आपने अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स पहले फाइंड करना है कि बन भी रहा है नहीं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका मैट्रिक्स अगर मुझे बनाना होगा, 2 मैट्रिसेस बनाने हैं, तो मैं कैसे बनाऊं? इन पार्ट 1 हाउ डू आई मेक इट? यस, देखो नीचे यहाँ पे मुझे कॉस्ट्स दी हुई है, एक एक कप ऑफ टी की डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रिंक्स की ना कॉस्ट बता दी है एक एक कप की, और यहाँ पर क्वांटिटी बता दी ऊपर। अब मुझे मैट्रिक्स बनाना है, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा चलो मैं एक बनाती हूँ, मुझे बताना कि ये मैंने सही बनाई है या नहीं बनाई सही से। ठीक है, मैं एक बनाती हूँ। 22, 32, 42, 28, 18, 26, 36, 32, 27, 24, 52, 25। अब बताओ, एक और बना रही हूँ। ठीक है, और यहाँ मेरे पास जगह ही नहीं बची, तो क्या ये मैंने मैट्रिक्स सही बनाया दोनों? क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जी, रिप्लाईज आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये मैंने
इसमें मैंने इनकरेक्ट एलिमेंट रखा है, और इनकरेक्ट एलिमेंट ये है कि जो पहला मैट्रिक्स है दैट इज 3/4 का मैट्रिक्स, और जो दूसरा मैट्रिक्स है दैट इज 1/4 का मैट्रिक्स. सो दिस नंबर एंड दिस नंबर दे आर नॉट सेम, एंड दैट इज व्हाई द रिजल्टेंट मैट्रिक्स हम निकाल ही नहीं सकते. तो फिर हम ये जो मैंने रो मैट्रिक्स बनाया है इसको मैं टर्न इनटू कर देती हूँ कॉलम मैट्रिक्स में. जब मैं कॉलम मैट्रिक्स बनाऊंगी तो कॉलम मैट्रिक्स जो है वो हम उसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी होगी. ठीक है. सो फाइनल आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस वुड बी 131.60, 120.20, and the third would be 135.50. सही है. आप जब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो मैंने कॉलम मैट्रिक्स बना के इसकी मल्टीप्लिकेशन करी है, and then I got this answer. So let me show you the calculation as well. सही है. So this is the calculation that I have done over here. सारी मल्टीप्लिकेशन, पहली रो पूरी मैंने इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, और यहाँ पे मेरी पूरी रो इस चीज़ से फिलअप हो गई. इसके बाद जो सेकंड रो थी, सेकंड रो को मैंने इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, और मेरे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसमें मैंने सेकंड रो को इस तरह से फिलअप कर लिया. एंड सेम वे मैंने थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया है इस पूरे कॉलम के साथ, और उसकी यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करके सारा आंसर आपके पास ये पूरा आ गया. दिस इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स दैट यू गॉट पार्ट 1 में. एंड इसमें इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें हमने क्या करा था, ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें हेंस कैलकुलेट द टोटल अमाउंट का बोला था, तो हमने ना इन तीनों को प्लस भी करा था. लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि यू हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट. यू सिंपली हैव टू फॉर्म टू मैट्रिसेस एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट only. That will give you the total amount. You're not supposed to separately add all these three. ठीक है, ये सबको add up नहीं करके आंसर निकालना. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, उसका नेक्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है, दैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एल्बर्ट ड्रिंक स्टॉल ऑपरेट्स ऑन 26 days. बेस्ट ड्रिंक स्टॉल ऑपरेट्स ऑन 29 days. अब नंबर ऑफ डेज की बात है. Chandra drink stall operates on 30 days. Assuming that each of the stalls sells the same number of cups of drinks during each of the days, use matrix multiplication to find the total amount collected by all the three stalls during the month of January. Okay, अब आपको again क्या करना है, matrix multiplication करनी है for the entire month of January. अब हमें ये जो total amount निकालनी है which is collected by three stalls, you have to basically make two matrices. ठीक है, तो अब सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास ये जो इन्होंने ऊपर दी हुई थी क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ कप्स की बात उन्होंने करी थी, तो वो ब्रेकफास्ट आवर्स में सर्व हुआ है, तो ये एक दिन की क्वांटिटी थी. सही है. ये जो ब्रेकफास्ट आवर्स में डिफरेंट स्टॉल्स जो बेच रहे थे टी, और ये टी विद मिल्क, कॉफी विद मिल्क, ये जो था वो बेसिकली पर डे की बात थी. ठीक है, ये पर डे की बात थी, क्योंकि पार्ट 2 में डेज की बात हुई हुई है ना. और यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन से रीड करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक दिन की क्वांटिटीज की बात हुई हुई है. आपको बता दिया कि ये जो डिफरेंट स्टॉल्स हैं, एल्बर्ट ड्रिंक 26 डेज ऑपरेट कर रहा है, दूसरा वाला जो स्टॉल है वो 29 डेज, और तीसरा वाला स्टॉल 30 डेज. तो अगर अब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट. अच्छा, एक और बात, इसमें आप टोटल अमाउंट के लिए आप जाहिर सी बात है कि आप नंबर ऑफ कप्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना. नंबर ऑफ कप्स को या आप नंबर ऑफ डेज से कैसे मल्टीप्लाई करते, तो दैट विल नॉट गिव यू द टोटल अमाउंट. यस और नो. आप इस मैट्रिक्स को 29, 26 और 30 इससे नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आपको टोटल अमाउंट नहीं देंगे. अमाउंट के लिए आपने जो यहाँ पर ये जो अमाउंट निकाली है, ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपने ये कैलकुलेट करा है, ये आपके पास क्या चीज आई थी पार्ट 1 में, ये आपने निकाला था टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज कलेक्टेड बाय 3 डिफरेंट स्टॉल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ दीज ड्रिंक्स ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट आवर्स. ये पर डे की आपने अमाउंट ऑफ मनी निकाली है, पर डे की. यानी कि पर डे एल्बर्ट इज अर्निंग 131.60. सेकेंड जो स्टॉल है बेस्ट ड्रिंक स्टॉल जो है वो 120.20 अर्न कर रहा है. ये डॉलर्स हैं सारे. ठीक है, ये कॉस्ट है आपकी पर डे की.
Now this thing needs to be multiplied by the number of days that are operating. अगर per day एक stall 131.60 कर रहा है तो 26 days में वो कितनी earning करेगा? Basically that is the question. So now you have to make the matrix in such a manner कि उसका order जो है वो सही हो. ठीक है, तो पहले तो मैं responses check करूंगी कि आपने अगर कर लिया है तो आपका आंसर क्या आया है, आपने matrices किस तरह से बनाए. सही है, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक द मेट्रिसेस. और एक रो होगा जो आपके नंबर ऑफ डेज है टोटल, और एक होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा, या टोटल अमाउंट आपके पास इजीली आ जाएगी. ओके, सो इस तरह से मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन कर ली है एंड फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 10,972.4. ठीक है, और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन तो मांगी नहीं है हमसे. So this is the total amount that is collected by all the three stalls during the entire month of January. पूरे जनवरी के महीने में ये अमाउंट है जो तीनों स्टॉल्स ने मिलकर अर्न करी है. ठीक है, टोटल अमाउंट कलेक्टेड. अच्छा, now I'm showing you a question that I want you to try out on your own. This is June 2012 P2 variant 1 question number 12. ठीक है, A and B part आपके सामने. आपको ये जो पूरा सवाल है मार्क और ल्यूक का, इसको आप सही से थॉरोली पढ़ो. और यहाँ पे ना पी और क्यू के मेट्रिसेस मिसिंग है. मैं यहाँ पे पी और क्यू के मेट्रिसेस लिख देती हूँ. देखो, पी का मैट्रिक्स है 24. ये अब आप खुद से सॉल्व करेंगे. दिस इज ट्राई योर सेल्फ एक्टिविटी. यू विल सॉल्व इट ऑन योर ओन. मार्क्स इसके देख लो, टोटल ये 5 मार्क का क्वेश्चन है. P2 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउ है. दिस इज द मैट्रिक्स P. और Q का जो मैट्रिक्स है वो है 1MN. सही है. अच्छा, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देती हूँ, सुनो, फिर आप खुद करेंगे. पहले पार्ट में उसने बोला M और N फाइंड करो. M और N जो है वो मैट्रिक्स Q में दिया हुआ है. ठीक है, और Q क्या चीज है और P क्या चीज है, सुनो. मार्क एंड ल्यूक. ठीक है, यहाँ पे ल्यूक मिसिंग है. मार्क एंड ल्यूक spent 3 days training for a cycling event. Mark cycles at an average speed of 24 km per hour on the first 2 days. 24, 24, first 2 days, and 26 km per hour. ये speed है. ठीक है, on the third day. Luke cycles at an average speed of 25 on the first day, 24 on the second day, and 27 km per hour on the third day. Like basically, matrix P आपको speed बता रहा है. Mark और ल्यूक, ये दो लोग हैं जिनकी साइकिलिंग स्पीड आपको नजर आ रही होगी मैट्रिक्स पी में. They each cycle for 1 hour on the first day and increase their cycling time by hour. ये by hour नहीं है, by half hour है. ठीक है, यहाँ पर आप half ऐड कर लो प्लीज. by half hour each day. लाइक 3 दिन उन्होंने मुसलसल साइकिलिंग करी है. और क्योंकि 3 days ट्रेनिंग इवेंट था ना, तो 3 दिन उन्होंने मुसलसल साइकिलिंग करी है, जिसमें पहले जो पहला घंटा था 1 आवर की साइकिलिंग करी दोनों ने. 1 1 आवर की मार्क और ल्यूक ने करी, और फिर उन्होंने अपना साइकिलिंग टाइम बढ़ा दिया आधे घंटे से. यानी कि अगर ये पहला दिन है तो उस दिन दोनों की स्पीड थी, उन्होंने दोनों ने 1 आवर की करी. फिर उसमें हाफ ऐड कर दोगे अगर, तो वो सेकेंड डे की स्पीड आ जाएगी. बात समझे. और फिर जो सेकेंड डे की जो सेकेंड डे का टाइम आ जाएगा, सॉरी, और जो सेकेंड डे का टाइम आएगा उसमें हाफ ऐड कर देना, तो थर्ड डे का टाइम आ जाएगा, विच इज विद द वैल्यू ऑफ n. बात समझ आई. और ये बात समझ आई जो मैंने अभी करी, मैट्रिक्स क्यू की बात समझ आई. m और n की वैल्यू मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. देखो, यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ये जो 1 लिखा है ना मैंने क्यू के मैट्रिक्स में, सबसे पहला जो मैंने लिखा है एलिमेंट 1 लिखा है. अब ये 1 पहला एलिमेंट है, यानी कि ये 1 घंटा दोनों ने, दे ईच साइकिल फॉर 1 hour ऑन द फर्स्ट डे. तो ये फर्स्ट डे का टाइम है. ये जो 1 है ये इनके फर्स्ट डे का टाइम है. कितनी देर उन्होंने साइकिलिंग करी. दिस इज द फर्स्ट डे टाइम ड्यूरेशन ऑफ साइकिलिंग. फिर सेकेंड डे m इज द टाइम.
टाइम शो कर रहा है, कितनी टाइम ड्यूरेशन उन्होंने सेकेंड डे स्पेंड करी। आप पहले दिन 1 घंटा कर रहे हो, दूसरे दिन आपने आधा घंटा और बढ़ा के साइकिलिंग और ज्यादा साइकिल करा, आधा घंटा ज्यादा किया पहले दिन से, तो 1.5 हो जाएगा ना, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी 1.5 आवर। और n की वैल्यू क्या होगी, अब 1.5 आवर में आप दोबारा से आधा घंटा बढ़ा दो, दे इंक्रीज देयर साइकिलिंग टाइम बाय हाफ आवर ईच डे। हर 3 दिन में उन्होंने पहले दिन 1 घंटा करी, दूसरे दिन आधा घंटा उससे पहले दिन से और ज्यादा करी, तीसरे दिन दूसरे दिन से भी ज्यादा आधा घंटा करी, दूसरे दिन का जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें और आधा घंटा बढ़ा दिया, तीसरे दिन टाइम बढ़ता गया मुसलसल उनका साइकिलिंग का। सो ये आपको एम और एन इस तरह से शो करना है। फिर पार्ट 2 में आपको पी और पी क्यू, बेसिकली आपने एम और एन की वैल्यूज निकाल ली ना पार्ट 1 में, वो वैल्यूज आप डाल देंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे क्यू में, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई पी क्यू, then you have to calculate the difference between the numbers in the matrix PQ and explain what this number represents. So आपको numbers in PQ के matrix के ना इन दोनों का difference लेना है, and then you have to explain what this number represents. अब मुझे बताओ m और n की वैल्यूज की बात समझ आई है, वापस बताऊं? गुड, ठीक है। तो इसका पार्ट m, इसमें जो 1 पार्ट है उसमें m की वैल्यू क्या होगी, जैसे अगर ये 1 है तो इसमें आपने हाफ आवर ऐड किया तो ये बन गया 1.5, ठीक है। m की वैल्यू हो गई 1.5 और n की वैल्यू हो जाएगी फिर 2, सही है। ये m और n की वैल्यू हो गई। अब आपने p q निकालना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए आपने 24, 24, 26 को मल्टीप्लाई कर दिया, 25, 24, 27, ये पहला मैट्रिक्स है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1, 1.5 और 2 से, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, आप देख लो इसको पहले। तो 24, लेट मी जस्ट डू द कैलकुलेशन, फर्स्ट रो बाय द फर्स्ट कॉलम। सो 24 मल्टीप्लाई बाय आप कर दें 1, फिर इसके बाद plus 24 multiplied by 1.5 plus 26 times 2, then 25 times 1 plus 24 times 1.5 plus 27 times 2. जब आप इसकी multiplication करेंगे, so you should get an addition, तो ये 112 and then 115 आ रहा है। ये मेरे पास part 2 का आंसर आ गया। उसके बाद आपको बोला हुआ है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इन द मैट्रिक्स PQ। तो ये जो नंबर्स आए ना 112 और 115, इनका डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस इज ऑलवेज हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। ये तो मैंने आपको बहुत दफा बता दिया, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। सो 115 माइनस 112 इज 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा डिफरेंस इज 3 एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट्स व्हाट। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो तो बेसिकली आप क्या फाइंड किया आपने, ये देखो ना, आपने मल्टीप्लाई क्या किया था, आपने स्पीड को मल्टीप्लाई किया था टाइम के साथ, स्पीड को आपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो फॉर्मूला है, उसमें आप टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास डिस्टेंस बचता है, येस और नो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली ये आपके पास डिस्टेंस आया है बेसिकली, और डिस्टेंस का डिफरेंस आपने निकाला है। सो दिस डिफरेंस इज 3 and this number represents the distance traveled, distance traveled by Mark and Luke, ठीक है। this shows the distance traveled by Mark and Luke, सही है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको मेट्रिसेस के वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, स्टार्टिंग से मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। इंशाल्लाह अब हमारी बस एक लास्ट क्लास रहती है मेट्रिसेस की, और उस लास्ट क्लास में, यानी कि अगर मैं आपसे आउटलाइन की बात करूं तो इसमें हमने ये देखो सारे कंपोनेंट्स अभी तक कवर अप कर लिए हैं। हमने पास्ट पेपर्स के भी अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे, जो ट्राई और सेल्फ आ रही थी बार बार बीच में, ठीक है, वो भी मैं ट्राई करवा रही थी आपको
जो आप खुद से ट्राई कर रहे थे, फिर मैट्रिक्स वर्ड प्रॉब्लम्स आज की क्लास में डन हो गए। अब ये जो 2 कंपोनेंट्स रहते हैं, ये हम एक ही क्लास में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, बिकॉज़ ये इतने मुश्किल नहीं है। डिटर्मिनेंट एंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रूरी बहुत है, क्योंकि ये तो मतलब हमेशा ही कहीं न कहीं आता ही है, इन्वर्स, ठीक है?